गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग दर्पण देख रहे थे अभी तक जून 2025 की। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे आर्थिक और वाणिज्यिक परिदृश्य की। ठीक है, आर्थिक परिदृश्य की टुडे जो इम्पोर्टेंट है, हम आज इसमें जीडीपी और इन्फ्लेशन रेट दोनों कवर करेंगे एक एज ए टॉपिक। जब आएगा वो तो उसमें हम डिटेल में देख लेंगे थोड़ा सा कि है क्या वो। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है रेपो दर में पुनः कटौती। रेपो दर में पुनः कटौती। तो पुनः कटौती हुई है तो कितनी हो गई है रेपो दर? कटौती के बाद रेपो दर कितनी हो गई है? तो रेपो दर हो गई है 6.0%। ठीक है, अब हमें ये समझना होगा कि रेपो दर क्या होती है। रेपो दर वह दर होती है जिस पर एक बैंक, कमर्शियल बैंक जैसे आपका एसबीआई, सरकारी ले लीजिए, एक प्राइवेट ले लीजिए, कोई भी आईसीआईसीआई, ठीक है, ये बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। क्या लेते हैं? आरबीआई से उधार। और जब ये उधार लेते हैं बैंक, तो इनको ब्याज चुकाना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो जिस दर से चुकाते हैं वो दर होती है रेपो दर या रेपो रेट। तो रेपो रेट वह दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये कौन सी बारोइंग होती है? शॉर्ट टर्म बारोइंग होती है, शॉर्ट टर्म लोन, हिंदी में अल्पकालिक ऋण होता है। लोन, ठीक है, प्लस इसमें बैंक को गिरवी रखना पड़ता है सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रखना पड़ता है आरबीआई के पास। जैसे आम आदमी लोन लेता है तो ज़मीन गिरवी रखता है, घर गिरवी रखता है, तो वैसे बैंकों को गिरवी रखना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सरकारी प्रतिभूति। रेपो रेट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी का एक दूसरा पार्ट आता है रिवर्स रेपो रेट। ये सब जुड़ा हुआ है, तो आज एक साथ हम लोग इसको देख लेंगे। रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर मतलब रेपो दर का उल्टा। क्या होगा? ये मान लीजिए बैंक है और ये आरबीआई है। ठीक है, जब रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जो आरबीआई चुकाता है इसको, आरबीआई ब्याज दर देगा इसको, आरबीआई ब्याज देगा किसको? एसबीआई को। किसके बदले? इसके पास जब पैसा ज़्यादा हो जाता है, सरप्लस है, मान लीजिए इसके पास 100 करोड़ रुपए ज़्यादा हैं आज, तो वो क्या करेगा? आरबीआई के पास जमा कर देगा। अब इस पर जमा हुआ आरबीआई के पास तो इसको ब्याज देना पड़ेगा, तो आरबीआई इस पर ब्याज देगा। तो जब वाणिज्यिक बैंक अपना अधिशेष, सरप्लस या ज़्यादा पैसा जब हो जाता है उनके पास, तो आरबीआई के पास जमा कर देते हैं, और उस जमा पर जो ब्याज मिलता है जिस दर पर, वो रिवर्स रेपो रेट होती है। एक इसका दृष्टिकोण ये है। दूसरा है, आप ये भी सुनते हैं कि वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से लोन लेता है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से लोन लेता है। ये भी आपने पढ़ा होगा, सही है। लेकिन सोचिए आरबीआई को ज़रूरत क्या पड़ेगी बैंकों से लोन लेने की? ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जो बैंक होते हैं उनके पास जब सरप्लस हो जाता है पैसा, अधिशेष, तो वो इनके पास जमा करते हैं आरबीआई के पास, और उस पर इनको ब्याज मिलता है। वो होता है रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों के बीच रेपो और रिवर्स रेपो रेट का डिफरेंस हो गया। यहाँ पर एक दर और आप पढ़ते होंगे, वो आती है बैंक दर। ये क्या होती है?
बैंक दर भी वह दर है, जैसे कि रेपो रेट में ये उधार लेते हैं अल्पकालिक ऋण का, बैंक दर में लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म ऋण लेते हैं। कौन लेता है? बैंक लेगा, और कौन लेगा? आरबीआई क्यों लेगा लोन? बैंक लेते हैं लोन, किससे? आरबीआई से। लेकिन कौन सा लोन होता है ये? दीर्घ अवधि का लोन होता है, दीर्घावधि का लोन होता है। और उस लोन पर जो दर ब्याज देना पड़ता है उसकी दर होती है बैंक की दर। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? ये शॉर्ट टर्म लोन, ये लॉन्ग टर्म लोन पर ब्याज। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में एक जानना होता है, CRR एक होता है, एक होता है SLR। एक लाइन में याद रखेंगे। CRR क्या होता है? बैंकों के पास कुल जमा, बैंक के पास, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, एक बैंक है SBI, इसके पास कुल जमा मान लीजिए 100 रुपये का है। ठीक है, इसके दो पार्ट करेंगे। इस जमे का एक भाग बैंक के पास रहेगा, दूसरा भाग आरबीआई के पास जमा करना होता है। ठीक, तो जो बैंक अपने पास उसका एक भाग रखता है उसको बोलते हैं SLR, और जो बैंक का वह भाग, जमा का वह भाग जो बैंक आरबीआई के पास जमा करते हैं उसको बोलते हैं CRR। ठीक है, कितना भाग होता है? तो कुल जमा का इस समय जो रेट चल रहा है वो रेट है 18%। मतलब 100 रुपये अगर बैंक के पास जमा हुए तो 18%, मतलब 18 रुपये बैंक को अपने पास निकाल कर अलग रख देने होंगे। मतलब ये इस पैसे का प्रयोग, जो 18 रुपये हैं, इसका प्रयोग वह ऋण देने के लिए नहीं करेगा। ठीक, तो इस समय है 18%। SLR फुल फॉर्म क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। याद रखेंगे, पूछा ही जाता है। तो SLR क्या होता है? बैंक के पास कुल जमा का वह हिस्सा जो बैंक अपने पास रखते हैं और इसका प्रयोग वह ऋण के लिए नहीं कर सकते। ऋण के लिए मतलब लोन देने के लिए। जैसे हम लोग लोन लेने गए तो ये रुपया हमको लोन नहीं दे सकते, इनको हमेशा अपने पास इतना रखना पड़ेगा 18 रुपये, ऋण के लिए प्रयोग नहीं। वहीं SCRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। हिंदी में कैश को क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। इसको तो SLR को बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात। और CRR को हो जाएगा हिंदी नगद आरक्षण, नगद आरक्षित अनुपात। तो ये जो नगद आरक्षित अनुपात है, ये जो जमा होता है किसके पास जमा होगा? ये जमा होता है आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा होना होता है, जमा करना पड़ता है। इस समय CRR कितना है? इस समय है 4%। तो अब इस पूरी कहानी से शिक्षा क्या मिली कि देखिए, बैंक जो होते हैं, एक और बात यहाँ समझेंगे, बैंकों का काम क्या है? बैंकों का काम ये है, ऐसे हजारों लोगों से पैसा जमा करवाना। क्या करती? पैसा जमा स्वीकार करती है इनसे, और जो जमा आया इनके पास, मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए आ गए, तो इस 1000 करोड़ क्या करती है? लोन बांट देती है, ऋण।
ऋण बांटेगी तो इसके बदले इसको मिलता है ब्याज। और ऋण दिया तो 15% ब्याज ले लिया मान लीजिए। इन्होंने जो जमा किया था इनको दिया 5% का ब्याज, तो इसको कितना फ़ायदा हुआ? 10% का फ़ायदा हो गया। मतलब 1000 करोड़ था तो 10% निकालेंगे तो 100 करोड़ का फ़ायदा बैंक को हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? यही बैंक का फ़ायदा होता है। आप समझिए इधर बैंक का मूल काम क्या है? लोन देना और लोगों से पैसा स्वीकार करना जमा के रूप में, जिस पर वो ब्याज भी देता है। और उधर जब लोन देता है तो लोगों से ऋण पर ब्याज लेता है। अब यहाँ समझिए 100 रुपये यहाँ जमा हुए थे, 18 रुपये ये इस पर लोन नहीं दे सकते, इसको लोन में नहीं यूज कर सकते, प्लस 4% हुआ तो ये भी लोन में यूज नहीं होगा क्योंकि ये तो आरबीआई के पास जमा हो गया। और आरबीआई इस पर ब्याज नहीं देता है, याद रखेंगे। तो कितना हो गया? 18 रुपये प्लस 4, ये 22 रुपये हो गए। 100 रुपये अगर बैंक के पास जमा हुए थे तो 22 रुपये पर का जो प्रयोग है वो लोन के लिए नहीं होगा। कितने रुपये का प्रयोग होगा अब? 78 रुपये। तो लोन देने के लिए उनके पास पैसे कम हो गए बैंक के पास। ठीक है, ये हो गया हमारा CRR SLR। अभी इसके जो रिलेशंस, इंटर रिलेशन, आपस में संबंध क्या है वो हम एक स्टोरी में समझेंगे पूरा। ठीक है, इसके बाद एक और बचा आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये क्या होता है? सीमांत स्थायी सुविधा। अगर रेट होता है तो दर है। ये क्या होता है? ये कौन सी दर होती? ये सारी ब्याज दरें हैं। ठीक है, ये ब्याज दर वो होती है जब ओवरनाइट के लिए बारो करना होता है। क्या? ओवरनाइट बारोइंग फैसिलिटी। मतलब ये इतना ही शब्द पर्याप्त है। रात भर के लिए उधारी लेना है बैंक को। मान लो बैंक है कोई SBI, उसको पैसा कम पड़ गया तो रात भर के लिए पैसा चाहिए तो आरबीआई से ले सकता है वो भी। उस पर ब्याज देनी पड़ेगी इस वाली दर से, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की दर से। ठीक है, और इसी तरह एक होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, SDF। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये भी ब्याज दर होती है। इस आगे लिखना दर। अब देखिए यहाँ पर डिपॉजिट लिखा हुआ है, मतलब करना है। इसमें कौन जमा करेगा? बैंक जमा करेगा। हिंदी क्या है इसकी? स्थायी जमा सुविधा दर। जब बैंकों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो अपना सरप्लस आरबीआई के पास जमा करते हैं। अपना सरप्लस का मतलब ज़्यादा हुआ पैसा, अधिशेष, जमा करते हैं आरबीआई के पास, और उस पर आरबीआई जो ब्याज देगा वो इस दर से देगा, स्थायी जमा सुविधा दर से देगा, लेकिन बिना गारंटी के जमा होता है ये। ठीक है, तो हमने इसमें जो पूरा समझा सारी परिभाषाएं, अब इसको हम समअप करते हैं और आपस में संबंध देखते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा रेपो दर, तो रेपो रेट जो है इस समय हो गई कम होकर 6.0%। ठीक, इसी से दो दरें लिंक हैं, एक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और दूसरी है SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो यहाँ पर बैंक उधारी लेता है तो यहाँ पर +0.25 है,
इससे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6.25%। और यहाँ बैंक जमा करते हैं तो आरबीआई को ब्याज देना पड़ता है, तो जहाँ आरबीआई को ब्याज देना पड़ रहा है वहाँ उसने कम कर रखा है, -0.25%। तो 6 से 0.25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5.75%। तो यहाँ आरबीआई ब्याज देता है, इसलिए इसका दर कम है। और यहाँ पर क्या होता है, आरबीआई को ब्याज मिलता है, किससे, बैंक से, तो दर क्या है, ज़्यादा है। अब ये जो तय हुआ रेपो रेट तय कौन करता है, अभी जैसे अप्रैल में तय हुआ है 6% की घोषणा हुई है और कमी कितनी की गई है, 0.25% की कमी की गई है। यहाँ पर कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, क्योंकि कभी कभी आप पेपर में दिखते होंगे तो 25 बीपीएस लिख के आता है, 25 बेसिस पॉइंट। इसका फुल फॉर्म भी एक बार पूछा गया है बीपीएस का, बेसिस पॉइंट्स। तो 25 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.25%, अर्थात 100 बीपीएस इक्वल टू 1% होता है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी रेपो रेट क्या हुआ है, कम हुआ है। अच्छा, कम किसने किया है, मतलब रेपो रेट का जो निर्धारण होता है कौन करता है। अब हम टॉपिक पर हैं अपने पूरी तरह से, कौन करता है, ये आरबीआई करेगा, क्योंकि रेगुलेटर कौन है, बैंकिंग सेक्टर का आरबीआई। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, जो नोटें जारी करता है आपकी, जिसकी स्थापना हुई थी 1935 में। कानून कौन सा है जिससे इसकी स्थापना हुई थी, उसका नाम भी आरबीआई एक्ट है, लेकिन वो साल है 1934, एक साल पहले का है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पहले कलकत्ता था, जब इसकी स्थापना हुई थी 3 साल कोलकाता था, उसके बाद 37 में मुंबई आ गया था, तो तब से मुंबई है हेडक्वार्टर, ठीक। तो आरबीआई निर्धारण करता है रेपो रेट की। एक्चुअल में आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी तय करता है। कभी पूछे कोई कि मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण कौन करता है, तो आप बताइए आरबीआई। इसी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत एक हिस्सा है रेपो रेट, इसी के तहत आपका सीआरआर आता है। जब आपसे कोई कहे कि मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण कौन करता है, तो आप बताइए आरबीआई करता है। और उस पॉलिसी के अंतर्गत रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, एसडीएफ, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीज़ें आती हैं और इन सब का निर्धारण आरबीआई करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, ठीक। तो ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट में है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण कौन करता है, आरबीआई करता है। हिंदी क्या, इसकी हिंदी होगी आपकी मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण आरबीआई करता है। और आरबीआई में भी कौन करता है, एक कमेटी है, इसका नाम है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सब याद रखेंगे, एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें कितने सदस्य होते हैं, 6। अध्यक्ष कौन होता है एमपीसी का, आरबीआई का गवर्नर, है ना। आरबीआई का गवर्नर इसकी अध्यक्षता करता है और निर्णय यहाँ पर लिए जाते हैं बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर। और एमपीसी का गठन किया गया है आरबीआई एक्ट के तहत। तो सांविधिक निकाय है, इतनी जानकारी आपको एमपीसी के बारे में होनी चाहिए, इसी ने ये तय की है।
अब आपको देखना है, ये हर 2 महीने पर इसकी मीटिंग होती है। किसकी? MPC की मीटिंग हर 2 महीने पर होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी क्वेश्चंस के साथ में बता रहा हूँ कि ये पूछा ही जाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत माइनर क्वेश्चन है। हर 2 महीने पर मीटिंग होती है। क्या करते हैं मीटिंग में हर 2 महीने की? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मौद्रिक नीति का रिव्यू करते हैं, मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हैं। और जब ये समीक्षा करते हैं तो उसी में रेपो रेट को कम ज़्यादा करते हैं। कम करें या ज़्यादा करते हैं? अभी रेपो रेट को कम किया गया है, प्रभाव क्या होगा? इस समय रेपो रेट को क्या किया गया है? कम किया गया है। रेपो रेट अगर कम हो गई, ब्याज दर क्या होगी? रेपो रेट अगर कम हुई तो बैंकों को लोन मिलेगा सस्ता। बैंक को लोन मिलेगा सस्ता। किससे मिलेगा? RBI से। और किससे मिलेगा? और जब बैंक को लोन सस्ता मिलेगा तो ये हम लोगों को भी लोन देगा सस्ता। तो हम लोगों का भी लोन सस्ता। तो बैंक जब लोन सस्ता देगा तो हम लोगों को मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? लोन लेते हैं कार के रूप में। कार लोन ले लिया, होम लोन ले लिया, ठीक है, एजुकेशन लोन ले लिया, बहुत सारे लोन लेते हैं हम लोग। बैंक लोन ये हो गया जो कंज्यूम करते हैं, उपभोग के लिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? सामान खरीद रहे हैं। दूसरा होता है निवेश के लिए। तो जो लोग निवेश करना चाहते हैं, कंपनी खोलना चाहते हैं, उनको भी तो लोन मिलेगा। तो निवेशकों को लोन मिलेगा सस्ता। अब जब सस्ता इनको लोन मिलेगा तो ये निवेश करेंगे, मतलब निवेश क्या होगा? बढ़ेगा। जब निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन जब करने जाएंगे तो लोग काम भी तो करेंगे, तो रोजगार भी बढ़ेगा। और जब रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ? GDP बढ़ा। और GDP बढ़ा तो विकास। रोजगार बढ़ा तो आपकी आय बढ़ी। आय बढ़ी तो आप सामान खरीदोगे। यही तो आपका जीवन स्तर बढ़ गया। यही उद्देश्य है। जीवन स्तर कैसे बढ़ेगा? आप ज़्यादा चीज़ों का उपभोग कर पाएँ। ज़्यादा चीज़ों से मतलब है क्वालिटी चीज़ों का उपभोग कर पाएँ, और जो आपके लिए आवश्यक हो, आपकी दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें और एक ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो सके। ये है रेपो रेट का चक्र, ठीक है। तो रेपो रेट अगर कम हुआ तो इसका फ़ायदा कहाँ से मिलेगा? जब भी आप ये पढ़ रहे हो, सबसे ऊपर रखेंगे RBI, RBI के नीचे रखिए बैंक, ठीक। बैंक के नीचे रखिए अपने आप को। अब बैंक के नीचे हमेशा 2 लोग होंगे। एक तो कंज्यूम करने वाला, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता को जो ऋण मिलता है उपभोग ऋण हो गया। और दूसरा होगा बड़का आदमी, ठीक है, जो होगा निवेशक। ये करेगा उद्योग। इन्हीं तीनों से कहानी आप पूरी बना सकते हैं, ठीक है। यही स्टोरी चलेगी। अभी रेपो रेट कम हुआ, अगर रेपो रेट बढ़ गया तो क्या होगा? अगर आपने बढ़ा दिया RBI ने, तब लोन हो जाएगा महंगा। बैंकों को महंगा मिलेगा तो नीचे भी वो क्या देगा? महंगा। और जब लोन महंगा हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे? लोन कम कर देंगे, कम लेंगे। और जब लोग लोन ही कम लेंगे तो विकास कैसे होगा आगे? कम लोन्स का फ़ायदा कब होता है? जब मुद्रास्फीति ज़्यादा हो। तो महंगा कर दिया, तब क्या हो जाएगी? तरलता कम हो जाएगी। मार्केट में पैसा कम, पैसा कम तो मांग कम, बस बैलेंस कर गए। यही तो खेल है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जब मुद्रास्फीति
ज़्यादा हो तो मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, मौद्रिक नीति। तो आपको बताना है मौद्रिक नीति टाइट होनी चाहिए। टाइट का मतलब क्या होगा, सीधा सीधा आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि रेपो रेट बढ़ा दिया जाए। बस रेपो रेट क्या करें, बढ़ा दिया जाए। मुद्रास्फीति ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, बाज़ार में पैसा बहुत ज़्यादा है, तो पैसा कम करना है तो क्या करेंगे, रेपो रेट बढ़ा दीजिए। रेपो रेट जैसे बढ़ जाएगा लोन महंगा हो जाएगा, और जैसे ही लोन महंगा हुआ तो लोग न कार लेंगे, वो भी कम हो जाएगा, होम लोन भी कम हो जाएगा, एजुकेशन लोन कम हो जाएगा, सारे लोन कम हो जाएंगे। और जैसे लोन लेना कम हो गया तो मार्केट में तरलता कम हो जाएगी, और जैसे ही तरलता कम हुई तो मांग कम हो जाएगी, अब मांग कम तो मुद्रास्फीति कम। अर्थव्यवस्था है, ये पूरा लिंक है, लिंक करके पढ़ेंगे तभी आपको याद रहेगा, रटना नहीं है, रटना मना है बेसिकली। और यही लिंक आपको तब भी बताना है, सेम प्रोसेस, CRR अगर बढ़ती है तो क्या होगा, सेम जो रेपो रेट बढ़ने पर हो रहा है सेम प्रभाव दिखेगा, SLR बढ़ता है तो भी सेम दिखाना है, समझ रहे हैं। इन तीनों का प्रभाव एक जैसा, बाजार पर जब प्रभाव पड़ेगा इन तीनों का, अगर बढ़ाया जाएगा तो एक जैसा प्रभाव होगा, घटाएंगे तो एक जैसा प्रभाव होगा। ठीक है, तो यही बनाना है जो चक्र हमने बनाया है, और सवाल का जवाब अब आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे लिए छूटा है, हमको लगता है हमने दरें सारी लिख दी हैं, होप सो। नहीं लिखी हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ एक बार फिर से, कि अभी सरकार ने जो दरें तय की हैं, जैसे CRR का है, सरकार ने नहीं, बैंक ने, RBI ने, तो CRR है इसमें 4%, SLR है 18%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, और बैंक दर है 6.25%। इसके अलावा रेपो रेट हमने पढ़ा ही था शुरू में ही 6.0%। MSF ये याद करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन रेपो रेट इतना तो ऊपर का याद रखें कम से कम, और एग्ज़ाम अगर हो रहा है तो ज़रूर देख के जाएं एक बार। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट का डेटा लगभग पूछा जाता है। MSF 6.25 एंड SDF 5.75, ये तो दोनों लिंक ही हैं इससे, रेपो रेट से, तो इसकी याद करने की ज़रूरत वैसे है नहीं। ठीक है, तो हमने लगभग आपको इंटरलिंक समझाने का प्रयास किया है कि आपको समझ में आए, ना कि आपको रटना पड़े। देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा, बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ, धीरे धीरे आप अर्थव्यवस्था समझ जाएंगे उसमें बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, नेक्स्ट है RRB का विलय। और जो हमने टॉपिक ये पढ़ा है ऊपर वाला RBI का, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको समझते रहना है। ठीक है, समझ कर करेंगे तो याद है रहेगा। RRB का विलय, ये चौथा चरण है, विलय हुआ है। RRB क्या है, रीजनल रूरल बैंक, मतलब ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। चौथा चरण विलय है, का विलय हुआ है और पूरा हो गया विलय। हम इससे पहले विलय पढ़ें तो उससे पहले हम RRB के बारे में पढ़ लेते हैं। तो RRB जो है, इसकी स्थापना हुई थी पहली बार 2 अक्टूबर 1975 को। कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे, 5, उसमें से एक यूपी में भी था, मुरादाबाद में। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इसका जो फंडिंग था, फंडिंग इसमें कितनी कितनी किसकी किसकी पैसे लगे हुए थे, किसका कितना पैसा था इसमें। तो RRB में हिस्सेदारी जो है
3 लोगों की हिस्सेदारी थी बेसिकली, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, दूसरा स्पॉन्सर बैंक जो है आपका, स्पॉन्सर बैंक जैसे कि एसबीआई है, केनरा है, इलाहाबाद बैंक है, लाइक दिस, और तीसरी हिस्सेदारी थी इसमें राज्य सरकार की। तो इनका परसेंटेज फिक्स हुआ था, तो वो अभी भी चल रहा है। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी थी इसमें केंद्र सरकार की, कितनी, 50%। स्पॉन्सर बैंक की हिस्सेदारी थी 35%, और राज्य सरकार की हिस्सेदारी है 15%। ये रेशियो याद रखेंगे, पूछा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक आरआरबी खोला गया, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, तो उसमें 1000 रुपये, 100 रुपये का एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपये मान लो पूंजी लगी, तो उसमें से 50 रुपये केंद्र सरकार ने दी, 35 रुपये देगा वो बैंक जो स्थापित कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि कैनरा बैंक स्थापित कर रहा है आरआरबी, तो 35 रुपये वो देगा, 15 रुपये देगी स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की। इस तरह से बैंक बनेगा, सबकी हिस्सेदारी है तो सबको लाभ भी होगा उसमें, ठीक। अब इसके जो बैंक ब्रांचेस थी, इसकी ब्रांचेस शाखाएं धीरे धीरे खुलते खुलते इसकी शाखाएं हो गई थी 196। कितनी हो गई थी, 196। तो इसके बाद इसका विलय शुरू करवाया गया कि ऐसा करो, इनकी जो शाखाएं हैं इनकी संख्या विलय करके संख्या कम की जाए इसमें। क्यों, क्योंकि इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इनकी संख्या कम करने के लिए विलय शुरू किया गया, विलय की प्रक्रिया शुरू हुई। तो विलय किया गया 4 चरणों में। कितने चरणों में किया गया, 4। तो यह लास्ट चरण हो गया है पूरा, ठीक। तो जो विलय शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य था एक राज्य एक आरआरबी, मतलब एक राज्य में एक ग्रामीण बैंक रहेगा बस। तो अब जब विलय हो गया है तब इसकी स्थिति क्या है, तो इसकी स्थिति हो गई है आज की डेट में। ये विलय कंप्लीट कब हुआ है, कभी कभी तारीख पूछ लेते हैं, तो मई को, 1 मई 2025 से ये लागू हो गया है विलय। और एक राज्य में एक आरआरबी के सिद्धांत से कुल बैंकों की संख्या हो गई है 28। अब हमारे देश में 28 आरआरबी हैं और हर राज्य में एक ही है, और उसका नाम उसी राज्य के नाम पर रखा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश का जो आरआरबी है उसका नाम है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, ठीक है, ऐसे ही हर राज्य का है। तो इस तरह से ये इनका जो विलय था वो हो गया है, और अब हैं 28। तीसरे चरण तक 43 बैंक थे, 43 हाँ बैंक थे, उसको हटाकर 28 कर दिया गया है। तो ये जो आरआरबी होते हैं इनकी शाखाएं कहाँ होती हैं, कहाँ पर ये लोग अपनी ब्रांच खोल रखे हैं, तो ये लोग मुख्य रूप से, जैसे नाम ही है इनका, रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी शाखाएं होती हैं। कहाँ होती हैं, तो नाम में ही लिखा हुआ रूरल, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी ब्रांचेज होती हैं, या अर्ध शहरी क्षेत्रों में ये अपनी सेवाएं देते हैं। सेवाएं क्या, वहाँ लोन देने का काम करते हैं बेसिकली। तो इतना आप याद रखेंगे, इसी से आपको लगभग चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं अब। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये इस टॉपिक को हम लोग द हिंदू में डिस्कस भी किए हैं अभी 3-4 दिन पहले। तो टॉपिक ये है कि भारत के व्यापार में वृद्धि। इतना टॉपिक है, वृद्धि कैसे है, क्या है, वो देखते हैं। पहले पहले तो आपको व्यापार पता होना चाहिए। व्यापार में हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो विदेशी व्यापार की बात कर रहे हैं। किसकी, विदेशी व्यापार, जिसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड,
विदेशी व्यापार में भारत में वृद्धि हुई है। कैसे? वो भी उस समय हुई है जब रसिया का वार चल रहा है। इस समय क्या है, वैश्विक स्तर पर संकटकालीन परिस्थितियां हैं, बहुत कठिन परिस्थितियां हैं। क्यों? रसिया का वार चल रहा है इस समय, रसिया यूक्रेन का। दूसरा, लाल सागर में भी इश्यूज़ हैं वहाँ ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, प्लस पनामा वगैरह का भी इशू रहा है। तो क्योंकि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें काफ़ी गिरावट रही, तो अब जो वृद्धि हुई है इसलिए हमारे लिए अच्छी बात है। खैर, ये तो आज चर्चा हुई। तो ये है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में क्या होता है, हम जो सामान मंगाते हैं उसको बोलते हैं आयात, और जो सामान हम बाहर भेजते हैं अपने देश से बाहर उसको बोलते हैं निर्यात। तो विदेशी व्यापार में इन दोनों को शामिल किया जाता है, ठीक, आयात और निर्यात को। तो ये आंकड़े जो जारी हुए हैं व्यापार के, वो हुए हैं वर्ष 2024 और 25 के, ठीक। 2024 और 25 के आंकड़े जारी हुए हैं। इसमें क्या बताया गया है इन आंकड़ों में? आंकड़े प्रोविजनल हैं। अच्छा, जारी किसने किए हैं? विदेशी व्यापार के आंकड़े जारी कौन करता है? वाणिज्यिक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। वाणिज्य एवं व्यापार, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, इसके द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें क्या बताया गया है, भारत का जो व्यापार है, व्यापार की जब हम बात करेंगे तो भारत का व्यापार कितना हो गया है, 94 व्यापार को हम दो हिस्सों में देखेंगे एक्चुअल में ना। व्यापार में हमने विदेशी व्यापार के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। तो हमने आयात कितना किया, हमारा आयात हुआ 915 अरब डॉलर का, और निर्यात हमने किया 820 अरब डॉलर का। अब यहाँ याद रखेंगे, आपको फिर आंकड़े याद नहीं रखने हैं, चूँकि आए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ और मुझे समझाना भी है इसमें, ठीक है। तो हमने मंगाया सामान 915 का और भेजा सामान 820 अरब डॉलर का। तो अब व्यापार में घाटा हुआ कि फायदा, मतलब नुकसान हुआ या नफ़ा? इसमें नुकसान हुआ। हमको मिले 820 रुपये, अरब हटा दीजिए, तो 820 रुपये हमको मिले और हमारे देश से गए 915 रुपये। इसको बनाएंगे ऐसे, ये हो गया हमारा प्यारा सा देश, ठीक। निर्यात किए थे हमने, तो उसके बदले जब भी हम निर्यात करते हैं तो उसके बदले पैसे मिलेंगे। तो हमको मिले कितने, 820 रुपये, और हमने जो सामान मंगाया था उसके बदले कितना भुगतान किया, 915 रुपये। अब बताइए नफ़ा है कि नुकसान? दिख रहा है नुकसान हुआ है। तो नुकसान को बोलते हैं घाटा। आप समझिए व्यापार संतुलन क्या होता है। व्यापार संतुलन का मतलब होता है निर्यात माइनस आयात। निर्यात कितना किया, 915 का, आयात हुआ 820 का, डिफरेंस कितना आएगा, 5 हो गए, ये हो गया 9, 95 अरब डॉलर। इसका क्या हुआ, ये हमारे देश से निकल गया, या निगेटिव में। हमने डिजिट्स उल्टे कर दिए शायद, 820 इधर आएगा, सही कर लेते हैं इसको। 820 का निर्यात और 915 का, 820 का निर्यात और 915 का आयात, तो 95 अरब डॉलर, ये हो गया निगेटिव। जब आता है निगेटिव में तो इसको बोलते हैं क्या, ये हो गया घाटा। ये कौन सा घाटा है, व्यापार में हुआ है घाटा, तो ये हो गया व्यापार घाटा, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में हो गया। तो व्यापार संतुलन इक्वल टू निर्यात माइनस आयात। अगर
निर्यात, तो यहाँ पर स्थिति क्या है, निर्यात कम है आयात से या आयात ज़्यादा है निर्यात से। तो जब ऐसी स्थिति होती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आयात ग्रेटर देन निर्यात, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। दोनों ही बातें सही हैं। तो जब आयात ज़्यादा होगा निर्यात से तो इसको क्या बोलते हैं, व्यापार घाटा है। आपको यही समझना है, यहाँ पर अंक नहीं समझने थे। और इसका अगर उल्टा कर दिया जाए, निर्यात अगर ज़्यादा हो जाए आयात से तो ये होता है व्यापार अधिशेष, व्यापार में बचत हो रही है, जिसको बोलते हैं व्यापार में बरकत हुई। मतलब जब निर्यात ज़्यादा करोगे तो पैसा भी ज़्यादा मिलेगा अपने आप को, और आयात कम हुआ तो पैसे हमारे देश से जाएंगे कम, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये हो गया अधिशेष। और जब दोनों बराबर होंगे आयात और निर्यात, तो कहते हैं ये संतुलन की स्थिति है। और किसी भी देश के लिए ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये बिल्कुल ठीक नहीं होता व्यापार घाटा, ठीक है, ये बिल्कुल व्यापार घाटा ठीक नहीं होता है। और भारत की स्थिति यहीं पर है। अच्छा, विदेशी व्यापार हम लोग जो करते हैं उसका और एक जो है क्या बोलते हैं पर्सपेक्टिव देखिए। जब भी आप व्यापार करेंगे, व्यापार में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप कोई वस्तु आप भेजोगे या तो कोई सेवा प्रदान करोगे। ठीक, तो वस्तु वाले में वस्तुओं का आयात, वस्तुओं का निर्यात, सेवा में सेवाओं का आयात और सेवाओं का निर्यात। तो यहाँ जब निर्यात माइनस आयात करोगे और वस्तु में जब करोगे अपने भारत का, तो आप पाएंगे कि क्या, कि वस्तुओं के व्यापार में हमारा घाटा होता है। क्या होता है, घाटा। यहाँ व्यापार घाटे की स्थिति है, व्यापार घाटा लिखेंगे पूरा, तो ये हो जाएगा निगेटिव, और ये होता है पॉजिटिव, व्यापार अधिशेष की स्थिति होती है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा सरप्लस होता है। ठीक, तो ये हमने आपको समझाया व्यापार घाटा क्या होता है, निर्यात माइनस आयात। माइनस है तो उसको कभी कभी आप देखेंगे कि लिखा होता है कि जो हमारा व्यापार है, शब्द का खेल है केवल, कहेंगे हमारा व्यापार क्या है, घाटे में है, घाटे में चल रहा है। या कहेंगे भारत, इसको हम भारत मान चल रहे हैं, ठीक है, भारत के संदर्भ में है सारी बातें। कहा जाए कि भारत का जो व्यापार है घाटे में है, या व्यापार नकारात्मक है, निगेटिव है, ठीक है। या कहेंगे भारत का जो व्यापार है वो प्रतिकूल है, बात एक ही है सर, ठीक है। और मान लीजिए किसी और देश से आप कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर चीन का रख लीजिए, तो चीन के साथ हमारा क्या है, चीन अधिशेष में है, व्यापार उसका अधिशेष है भारत के साथ में, उसको पैसा बचता है हमारे यहाँ से व्यापार करके, ठीक है। या कहेंगे सकारात्मक है, या कहते हैं चीन के पक्ष में है, व्यापार चीन के पक्ष में है, या चीन के अनुकूल है। ये शब्द हैं भांति भांति प्रकार के, बात एक ही कहते हैं, ठीक है। तो ये इससे जुड़े हुए भिन्न भिन्न शब्द हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसी से जुड़ी हुई खबर है, नेक्स्ट टॉपिक भी जो अभी आंकड़ा आया था उसी से है। व्यापारिक साझेदार, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन, ये हेडिंग है। ये जो हम पढ़ रहे थे जस्ट अभी ऊपर, सेम
आंकड़ा पब्लिश किया गया था उसी को इन्होंने दूसरी हेडिंग में डाल दिया गया है, अलग से हेडिंग बनाई है। तो व्यापार के जो आंकड़े होते हैं, व्यापार भी कौन सा है, विदेशी व्यापार, ठीक है, इसके आंकड़े कौन जारी करता है, वही जो ऊपर अभी हम पढ़ रहे थे, वाणिज्यिक एवं व्यापार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। सेम आंकड़े हैं, उसी के साथ जारी हुए हैं, इसको सिर्फ अलग से पेश किया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो आपको इधर उधर कुछ समझना नहीं है ज़्यादा, मतलब ध्यान नहीं देना है, आप सिर्फ समझने पर फोकस करेंगे। तो हुआ क्या, व्यापार आप लोग समझ गए। व्यापार का मतलब होता है निर्यात प्लस आयात, दोनों चीज़ें शामिल हैं इसमें। मतलब हमने जितना निर्यात किया और हमने जितना आयात किया, ये होता है टोटल व्यापार, ठीक। तो देखते हैं जो भी व्यापारिक भागीदार, भारत के व्यापारिक भागीदार कौन, सबसे बड़े, क्रम से लिखेंगे। तो भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, इसको बोलते हैं ट्रेड पार्टनर, ठीक। तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये तीन हैं भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार। तो अमेरिका लगातार 4 सालों से टॉप पर बना हुआ है, 4th ईयर है जब सब, मतलब 4 सालों से लगातार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसका मतलब ये है कि सबसे अधिक व्यापार जो भारत करता है वो अमेरिका के साथ कर रहा है इस समय, ठीक है। तो अब हम इसी के बारे में जानते हैं, किसके बारे में, अमेरिका के बारे में। क्या, बहुत कुछ। तो कितना व्यापार है, दो देशों के बीच व्यापार है, तो इसको लिखते हैं कभी कभी द्विपक्षीय व्यापार। तो कितने का व्यापार हम लोग करते हैं अमेरिका के साथ, 131 अरब डॉलर का व्यापार हमारा होता है। इसमें से हम करते हैं निर्यात कितना और आयात कितना, 131 अरब डॉलर का जो हमारा व्यापार है उसमें हम निर्यात करते हैं 77 अरब डॉलर का निर्यात है हमारा, और आयात करते हैं 42 अरब डॉलर का। अब देखिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा अभी व्यापार क्या होता है। व्यापार संतुलन जब निकालेंगे, निर्यात माइनस आयात, 77 माइनस 42 करेंगे, 7 में 2 5, 7 में 4 3, मोटा मोटा कैलकुलेट कर रहे हैं तो 35 अरब डॉलर प्लस में आया ना, किस में आए, ये हुआ हमारा प्लस। तो प्लस का मतलब क्या है, व्यापार अधिशेष में है भारत, किसमें है, व्यापार अधिशेष है। याद रखेंगे, अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष की अवस्था में है, या अमेरिका के साथ भारत का व्यापार भारत के पक्ष में है, या सकारात्मक है, या व्यापार अधिशेष, अच्छा व्यापार अधिशेष तो हो ही चुका है, या भारत के अनुकूल है। कोई भी शब्द आए बात एक ही है, या प्लस में है, जो भी कहना है आप कह लीजिए। अब आप लोग अब समझ गए होंगे कि मैं चाह क्या रहा हूँ कहना बेसिकली, ठीक है। तो ये तो हो गया अमेरिका के बारे में। और आपको जानकर ये हैरानी होगी, इतना पैसा वहाँ से हमारे यहाँ आ रहा है, यही है डोनाल्ड ट्रंप की समस्या। इसी वजह से इन्होंने भारत के ऊपर भी टैरिफ लगाया है 26%। क्यों, क्योंकि अमेरिका भारत के साथ घाटे में है।
चूँकि हम प्लस में हैं तो घाटे में हैं, इसीलिए टैरिफ लगाया है। उन्होंने साफ साफ बयान है उनका कि भारत के साथ जो घाटा है हम उसको पूरा करेंगे। ठीक, तो ये हमने इसकी चर्चा कर ली अमेरिका की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे लिए जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है चीन। चीन के साथ हमारा व्यापार कितना है? चीन के साथ व्यापार है 127 अरब डॉलर का। हम डॉलर यहाँ लिख रहे हैं, अरब आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, फिर वंस मोर आंकड़े नहीं याद रखने हैं। हमारा निर्यात कितना है यहाँ पर? हमारा निर्यात है मात्र 14 डॉलर का, अरब डॉलर, और आयात है 101 का। तो निर्यात माइनस आयात करेंगे तो क्या आएगा? माइनस में 11 में से 4 गए 7, 9 में से 1 गया 8, मतलब 87 अरब डॉलर का घाटा चल रहा है भारत के साथ में। क्या है? रेड है। भारत का व्यापार क्या है? निगेटिव है चीन के साथ में। ये भारत की समस्या है। क्या है यहाँ पर? चीन के साथ भारत का व्यापार क्या है? नकारात्मक है। क्या है? व्यापार घाटे की स्थिति में है, भारत के पक्ष में नहीं है, पक्ष में नहीं, तो भारत के प्रतिकूल है। ये भारत की समस्या है कि हम वहाँ निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, निर्यात सिर्फ 14 अरब डॉलर कर रहे हैं। तो चीन के साथ हमारी एक बड़ी समस्या है कि हमारा उसके साथ व्यापार घाटे में है। आप लोग समझ गए होंगे मैं समझा रहा हूँ क्या? वंस मोर डेटा, एक जनरल आइडिया रखेंगे। 100 से ज़्यादा है या 125 अरब का व्यापार होता है जिसमें 100 का आयात करते हैं। तो एक जनरल आइडिया हमें रखना है इसमें बस। तो डोनाल्ड ट्रंप वाली स्थिति आप समझ गए होंगे कि वो भारत के साथ जो रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी आपने सुना होगा वो क्यों लगाई जा रही है, भारत पर इन्होंने अप्लाई क्यों किया? क्योंकि वो घाटे में चल रहे हैं। और रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी क्या है? सीधा सा मतलब है जो देश हम पर जितना टैरिफ लगाएगा हम उस देश पर उतना टैरिफ लगाएंगे। उस देश पर मतलब क्या? उस देश से आने वाली वस्तुओं पर। सीधा और सरल, एक बात में, है ना? तो हमने ये भी चर्चा कर ली। 4 टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लगातार। अब हम 5वें टॉपिक पर बढ़ते हैं। पांचवा टॉपिक बहुत ही सिंपल है और मुझे नहीं लगता कि ये पूछा जाता होगा। ठीक है, तो पांचवा टॉपिक बहुत सिंपल है। रेलवे के पास कोच कितने कोच हैं, इसी बात पर चर्चा कर ली है इन्होंने। तो कुल कोच हैं, चूँकि आया है इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। रेलवे के पास कुल कोच हैं 79,000। कोच का मतलब रेल का डब्बा, तो रेल के डब्बे हैं 79,000। इसमें से 30% डिब्बे एसी वाले हैं और 70% डिब्बे नॉन एसी के हैं। डिब्बे मतलब कोच। ठीक है, और इन कोच में जो सीट्स होती हैं, तो एसी वाली जो सीटें हैं वो हैं 14 लाख, नॉन एसी की सीटें हैं 51 लाख। ये हम चर्चा कर रहे हैं सीट की। कोच में सीट होती हैं, है ना, जिस पर हम लोग बैठ कर यात्रा करते हैं। तो 14 लाख एसी में है, अब 51 लाख नॉन एसी में सीटें हैं। सीटों का परसेंटेज देखोगे तो इन्होंने बताया 78% यहाँ पर सीटें हैं और यहाँ पर सीटें 12% हैं। एक बात यहाँ पर और चर्चा में है कि रेलवे का जो रेवेन्यू है
वो कहाँ से आता है, कितना आता है? तो रेलवे का राजस्व, इसी में चर्चा इन्होंने किया है। रेलवे को राजस्व दो जगहों से मिलता है, एक तो यात्री भाड़ा से और दूसरा मिलता है माल से। माल भाड़ा, माला लिख दिया है, माल पढ़ेंगे इसको। ठीक, यात्री से तो किराया मिलता है, तो किराया ही लिखते हैं। तो यात्रियों से इनको किराया कितना मिलता है? 70K। के मतलब 1000, तो 70,000 किराया मिलता है पैसेंजर से। आगे करोड़ तो लगेगा ही ना भाई। और माल से इनको भाड़ा मिलता है 1.68 लाख करोड़ का। मैं लिख ही देता हूँ। ठीक, तो देख रहे हैं यात्रियों से कितना मिल रहा है, बहुत कम है। यात्रियों से मिल रहा है 70,000 करोड़। इसीलिए क्या किया जाता है कि यहाँ का जो पैसा ज़्यादा है वो इसमें सब्सिडी में यूज कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं क्रॉस सब्सिडी। रेलवे में क्रॉस सब्सिडी इसी को बोला जाता है। यहाँ किराया कम क्यों मिल रहा है यात्रियों में? क्योंकि यहाँ सरकार ने सब्सिडी दे रखी है। मतलब ये रेल का जो खर्च आ रहा है, आप जब यात्रियों को लाने ले जाने में, वो मान लीजिए 100 रुपये आ रहा है, तो सरकार इसमें दे देती है 50%, 45% सब्सिडी दे देती है, तो 55 रुपये का किराया आपको पड़ता है, फेयर। तो ये सब्सिडी का पैसा कहाँ से आएगा? माल भाड़ा में जो पैसा बच रहा है वही दे देती है सरकार कि ऐसे एडजस्ट कर लो। इसी को क्रॉस सब्सिडी बोला जाता है। ठीक है, रेलवे से ही अगली न्यूज़ भी है, कोई ख़ास नहीं है, बट फिर भी न्यूज़ तो न्यूज़ ही है। वरिष्ठ नागरिकों के किराए से इनको लाभ हुआ है भाई, सरकार को। न्यूज़ वही है, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं उसी न्यूज़ को। क्या है, 2020 से पहले स्थिति क्या थी? जो बुजुर्ग लोग होते थे, 60+ के पुरुष और ट्रांसजेंडर, इनका किराया सरकार ने कर रखा था 40% रियायत थी। मतलब 100 रुपये का किराया सबको पड़ रहा है, तो ये 60 रुपये दे रहे थे, 40% की छूट। प्लस महिलाओं को भी छूट थी, जो 58 साल से अधिक उम्र की महिलाएं थी, उनको भी छूट थी। यहाँ पर किराए में उनको छूट थी 50% रियायत थी। सरकार ने क्या किया, जब कोविड आया, कोरोना, मार्च में, तो एक रियायत जो थी, सब्सिडी ख़त्म कर दी। अब रियायत नहीं देंगे, रियायत कर दी सरकार ने बंद। तो अब सरकार कह रही है जो रियायत बंद किए थे, तो उससे रेलवे को फ़ायदा हुआ है 8,913 करोड़ का हुआ है। ठीक है, तो बात ये हुई, अपोजिशन ने मुद्दा उठाया कि यात्रियों का जो किराया है, विशेष रूप से जो बुजुर्ग हैं, वो ख़त्म कर दिया जाए। मतलब किराया मतलब उनकी जो रियायतें थी वो बहाल की जाएँ। तो सरकार का कहना है कि जो यात्री ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, उनके किराए पर सरकार सब्सिडी दे रही है 46% की। मतलब 100 रुपये का अगर खर्चा आ रहा है यात्रियों पर, तो हम उनसे 46% छूट दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। तो 54% ही तो दे रहे हैं, सब्सिडी तो हो ही रही 46% की। इसलिए बुजुर्गों का भी इन्होंने रियायतें बंद कर दी हैं कि हम इनको अब नहीं देंगे कोई भी रियायत। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है व्यस्ततम हवाई अड्डे। व्यस्त, विश्व के व्यस्ततम हवाई अड्डे, बिजिएस्ट एयरपोर्ट।
बिजीएस्ट मतलब बिजी से बिजीएस्ट, ठीक। तो विश्व के व्यस्ततम हवाई अड्डे कौन से हैं, ये रिपोर्ट कौन जारी किया है, ये देखते हैं पहले। हमेशा देखिए जब कोई बताता है कि यह व्यस्ततम हवाई अड्डा है, ये नहीं है, तो देखिए पहले रिपोर्ट किसने जारी की है, उसके बाद आगे चर्चा करना है, जवाब देना है किसी क्वेश्चन का। क्योंकि कोई सरकार ऐसी रिपोर्ट नहीं जारी करती है, बल्कि एनजीओ वगैरह होते हैं वो जारी करते हैं, या कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा तो वो जारी करेगा। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट जो आई है वो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, ACI, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इनकी रिपोर्ट आई है। और व्यस्तम हवाई अड्डों के नाम ये रहे आपकी स्क्रीन पर। पहला है अटलांटा हवाई अड्डा, जो है अमेरिका में। इसने हैंडल किए एक साल में 10.8 करोड़ यात्रियों को। इसका नाम है हवाई अड्डे का हार्टलैंड। याद रखेंगे इसको, कभी कभी क्या होता है एयरपोर्ट के नाम पूछ लेते हैं। तो हार्टलैंड जंक्शन एयरपोर्ट। दूसरा बिगेस्ट एयरपोर्ट है दुबई का, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीसरा है डल्लास फोर्ट, ये भी अमेरिका का है। दुबई तो आप जान ही गए होंगे, यूएई का है, संयुक्त अरब अमीरात। और चौथा बिगेस्ट एयरपोर्ट है टोक्यो। ये न्यूज क्यों आई है, भारत का जो एयरपोर्ट है वो दिल्ली 10वें नंबर पर आ गया है, सॉरी 9वें नंबर पर। तो नवा बिगेस्ट एयरपोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट। तो दिल्ली टॉप 10 में शामिल हो गया है, इसलिए ये न्यूज है। और इसने कितना हैंडल किया है किराए यात्रियों को, इसने जो हैंडल किया है न्यू दिल्ली के लगभग 7-8 करोड़ यात्रियों को इसने हैंडल किया है। दिल्ली एयरपोर्ट का नाम क्या है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसको मैनेज करता है डायल। कौन मैनेज करता है, DIAL। फुल फॉर्म क्या है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। इसको मैनेज करने का काम करता है। तो हमारे लिए यही है, दिल्ली टॉप 10 में शामिल हो गई है दिल्ली एयरपोर्ट, इसीलिए यहाँ पर न्यूज़ में था। नेक्स्ट है PM मुद्रा योजना। इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। PM मुद्रा योजना जो है शुरू कब हुई थी, शुरू हुई थी 8 अप्रैल 2015। कब शुरू हुई थी, 8 अप्रैल 2015 में। और मुद्रा इसमें जो शब्द यूज हुआ है ये है MUDRA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। और मिनिस्ट्री कौन सी इसकी,
वित्त मंत्रालय के अंडर में। तो 15 में शुरू हुई थी, 25 चल रहा है, तो 10 साल पूरे हो गए हैं। उद्देश्य क्या था? बेसिकली ऋण देने की योजना है। कारण क्या है कि ऋण बहुत आसानी से नहीं मिलता है, बहुत से सेक्टर ऐसे हैं उनको। किन लोगों को? लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को ऋण दिया जाता है, उद्यमों के लिए कर लिए। इसका जो विजन क्या है, कभी कभी तो विजन भी पूछा जाता है। विजन है फंडिंग द अनफंडेड, मतलब फंडिंग किसको करेंगे? जिनको पैसा नहीं मिला है अभी तक, जिनको पैसा नहीं मिलता था अभी तक। फंडिंग द अनफंडेड या बैंकिंग द अनबैंक्ड, मतलब उनको बैंकिंग सुविधाएं देना जिनको अभी नहीं मिली हैं। ठीक। इसमें जो क्रेडिट दिया जाता है, क्रेडिट मतलब ऋण, वो मिलता है, कोलेटरल फ्री होता है। कोलेटरल फ्री मतलब बिना जमानत के लोन मिलता है। आप बैंक जाते हैं जब लोग ऋण के लिए, तो क्या होता है कि उनको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, जैसे कि घर, ज़मीन, ऐसा। तो थोड़ा सा ऋण मिलता है, गिरवी ज़्यादा रखना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, आप लोन लीजिए, आपको गिरवी नहीं रखना है कुछ, दैट इज कोलेटरल फ्री। दूसरा, जो लोग औपचारिक ऋण प्राप्त करते हैं उसमें समस्याएं आती हैं, तो उसका समाधान है। तो औपचारिक ऋण मिलता है इसके माध्यम से। अब हम समझते हैं ऋण की जो श्रेणियां हैं। इस योजना के तहत ऋण की कैटेगरी बना रखी है इन लोगों ने। 4 कैटेगरियां हैं इन्होंने बनाई हैं जो, और उनके नाम दिए गए हैं। पहली कैटेगरी है शिशु कैटेगरी की। शिशु कैटेगरी में आपको लोन मिल जाएगा 50,000 तक, 50,000 तक। दूसरा है किशोर। आपको किशोर अगर लोन चाहिए, किशोर ऋण, तो किशोर ऋण में आपको मिलेगा 50,000 से 5 लाख तक। इससे ज़्यादा आपको ऋण चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा तरुण वाला कैटेगरी, जिसमें आपको मिलेगा 5 लाख से 10 लाख तक का। और एक नई कैटेगरी जोड़ी गई है जिसका नाम है तरुण प्लस। इसमें मिलेगा आपको 10 लाख से 20 लाख तक का लोन। लेकिन ये उन लोगों को मिलेगा, तरुण प्लस, ये उनको मिलेगा जिन लोगों ने इसका लोन चुका दिया है, तरुण वाला। जिनका तरुण क्लियर है, अब वो तरुण प्लस लोन ले सकते हैं। ठीक। अब यहाँ जो 10 साल पूरे हो गए ना, तो इसकी समीक्षा क्या करते हैं? समीक्षा आई है, समीक्षा की गई है कि इसमें क्या हुआ है। तो लोन जो दिया गया, लोन के खाते जो खोले गए हैं, तो उस खाते में 50% लोन दिया गया है किसको? सामान्य श्रेणी को, जनरल कैटेगरी वालों को 50% लोन दिए गए हैं। लोन की अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं कि 10 करोड़ 20 करोड़। लोन के जो खाते खुले हैं वो 50% खाते खुले हैं सामान्य श्रेणी के। ठीक है। बाकी 50 में ओबीसी, एससी, एसटी के लाभार्थी हैं। तो ये सामाजिक न्याय का बेहतरीन उदाहरण है। परसेंटेज अगर इसमें भी देखना है तो ओबीसी का आपको मिलेगा 28% लोगों को दिया गया। एससी में 16% लोगों को लाभ मिला, इसके लाभार्थी हैं। और एसटी में 6% के लोग लाभार्थी हैं। ये इसका
लोन के खाते का हिसाब किताब हुआ। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि जो ये लोन दिए गए हैं, इसकी जो लाभार्थी 70% महिलाएं लाभार्थी हैं, 70% महिलाएं हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है, जो हमें इससे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने मुद्रा योजना के जो 10 साल पूरा हुए उसके बारे में हमने देखा कि क्या है, क्या मिला, क्या खोया। नेक्स्ट क्या है, 9th टॉपिक है शायद। इसमें 3 टॉपिक में एक साथ मर्ज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तीनों में भारत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। भारत की वृद्धि दर का अनुमान किस किसने लगाया है? पहला अनुमान लगाया गया है मूडीज के द्वारा। मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय। दूसरा अनुमान लगाया है IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और तीसरा अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने। 3 अलग अलग न्यूज वहाँ दी हुई हैं, हम एक ही में देख लेंगे। ठीक है, मूडीज ने जो अनुमान लगाया है उनका क्या कहना है, पहले उनको देखते हैं। ठीक है, इनके अपने कंसर्न है, मूडी ने जो बताए हैं। कारण क्या है? 26% का टैरिफ लगा दिया है। किसने? अमेरिका ने भारत पर। कौन सी पॉलिसी चला रहे हैं अमेरिका वाले? रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी। पारस्परिक टैरिफ नीति जो अमेरिका के ट्रंप महोदय चला रहे हैं, जिसके तहत भारत के उत्पादों पर 26% का टैक्स लगाया गया है। और इसी वजह से भारत की जो वृद्धि दर का अनुमान है, इन तीनों ही एजेंसियों ने, मूडीज, IMF और विश्व बैंक ने घटा दिया है। क्या किया है? घटाया गया है। तो मूडीज ने बताया कि 2025 और 26 में भारत की GDP की ग्रोथ रेट रहेगी 6.1%, जो इन्होंने पहले बताया था 6.4%। तो उसी को इन्होंने क्या किया है? घटा दिया है। प्लस यहाँ एक और प्रॉब्लम क्या है, रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी तो लगाई है किसने? अमेरिका ने भारत पर। प्रभाव इसलिए ज़्यादा होगा भारत पर क्योंकि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? हम लोग अभी पढ़ चुके हैं जस्ट ऊपर। भारत का सबसे बड़ा भागीदार है अमेरिका, और उसी ने ऐसे टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ जब बढ़ा देगा तो हमारा निर्यात क्या होगा? टैरिफ अगर बढ़ा है तो निर्यात क्या होगा? निर्यात हमारा घटेगा। निर्यात घटेगा तो उत्पादन घटेगा। भाई कोई सामान जब बिकेगा नहीं तो उत्पादन कोई कंपनी क्यों करेगी? तो उत्पादन भी घटेगा। उत्पादन घटने का मतलब होता है GDP घटना। हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा IMF। इनके बारे में क्या है? इन्होंने जो अनुमान लगाया है 2025-26 का, वो कितना है? इन्होंने लगाया है 6.2% का, जो इन्होंने पहले बताया था 6.5% रहेगा। तो ये घट गया है।
हमारी आरबीआई ने भी अनुमान लगाया है, 6.5% का लगाया था। आईएमएफ एक इसकी जो पब्लिश करता है आंकड़े, एक रिपोर्ट पब्लिश करता है आंकड़े की रिपोर्ट, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। यह एग्जाम में पूछा जाता है। इसी में इन्होंने बताया, चीन का बताया इन्होंने कि चीन की ग्रोथ रेट भी कम हो जाएगी 4.0%, अमेरिका की भी कम होगी 1.8% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टैरिफ जो बढ़ाया है उससे सभी देशों पर प्रभाव पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक में क्या है, इन्होंने भी अनुमान लगाया है 2025-26 का। इन्होंने अनुमान लगाया है 6.3% 2025 और 26 के लिए, जो कि पहले अनुमान जो इन्होंने अनुमान लगाया था उसकी तुलना में क्या है, कम है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका ज़्यादा प्रभाव भारत पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत में जो टैक्स कट किया गया है सरकार के द्वारा बजट में, उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा बचेगा, और पैसा जब लोगों के पास होगा तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन को प्रेरित होंगे, और तो जीडीपी पर प्रभाव क्या होगा, कम होगा। जैसे कि वहाँ टैरिफ बढ़ा दिया है अमेरिका ने, यूएसए ने टैरिफ बढ़ाया है, तो इससे क्या होगा, हमारा निर्यात कम हो जाएगा। निर्यात कम मतलब मांग कम हो गई हमारी उत्पाद की, तो उत्पादन कम होगा। लेकिन यहाँ हमने मांग बढ़ा ली, कैसे, टैक्स कम हो गया तो लोगों के पास पैसा बचेगा, तो ये इस कमी को पूरा कर लेगा ये, ठीक है। तो प्रभाव कम होगा भारत पर, बाकी देशों पर प्रभाव ज़्यादा होगा। तो ये जीडीपी ग्रोथ रेट से जुड़ा हुआ था। हम यहाँ एक बार जीडीपी समझ लेते हैं क्या होता है, जो आप लोगों को शायद बहुत कंसर्न करता है। तो ये जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ रेट दो अलग अलग बातें हैं। पहले हम जीडीपी देखते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल, सकल का मतलब होता है कुल, घरेलू उत्पाद। तो कन्फ्यूजन नहीं करना सकल और अन्य चीज़ों से, ठीक है। हम इसको स्पष्ट समझने के लिए नए तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहली बात, हम पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था, आप ये याद रखेंगे। अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ रहे हैं, उत्पादन। उत्पादन किसका होता है, उत्पाद का। यहाँ तक आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है उत्पाद का, वो होते हैं दो प्रकार के, एक होती है वस्तु, एक होती है सेवा। ये दोनों ही अंतिम होनी चाहिए। अंतिम का मतलब ये होता है जिनको हम उपभोग कर सके लास्ट में, मतलब दोबारा इस्तेमाल इनका ना हो, वो होनी चाहिए अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। जैसे आपने गेहूं है, गेहूं से आटा बना, आटा से ब्रेड बना, तो ब्रेड के प्राइस में जो ब्रेड की कीमत होगी उसमें आटा की कीमत तो शामिल है ना। तो आटा क्या हो गया, अंतिम वस्तु नहीं होगा, ब्रेड अंतिम वस्तु यहाँ होगा। ऐसे ही जैसे कार है, कार में आपने टायर बनाया, कार में आपने रिम लगाया, तो कार में तो इसका भी मूल्य आ गया, इसमें भी इसका भी आ गया। तो इनका मूल्य अगर हम शामिल कर लें जीडीपी में तो सही बात नहीं है ना, क्योंकि कार में तो ये दोनों आ ही गए हैं ना, वही है। तो कार अंतिम वस्तु है यहाँ पर,
और यहाँ ब्रेड। अब देखिए यहीं से खेल है सारा, वस्तु और सेवा से ध्यान देंगे तो वस्तु और सेवा अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था ये भारत है, इसी के अंदर इनका उत्पादन हो रहा है, गुड्स का और सर्विसेज का, है ना। तो इस भारत के अंदर, ये जो भारत है हमारा, इसके अंदर जितनी वस्तुओं और सेवाएं बनी, उत्पादन हुआ, उनका कुल मूल्य जोड़ लो, कुल मूल्य जोड़ के बता दो, वही है जीडीपी। कुल मूल्य है जीडीपी। तो जीडीपी क्या है? भारत के अंदर उत्पादित की गई जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका टोटल वैल्यू जोड़ लो, वो है जीडीपी। एग्जाम्पल में मान लीजिए भारत में जूते बने पूरे एक साल, ये कुल मूल्य जोड़ेंगे एक साल का, है ना। जूते 1000 रुपये के जूते बने, 1000 करोड़ के जूते बने, ठीक है। कार बनी 20 करोड़ की, पीसी बन गए 50 करोड़ के, ठीक है। अब इनका जोड़ लिया हमने, 1000, 20 और 70, 1070 करोड़, ये हो गया जीडीपी देश का। सिंपल। जो जो इस देश में उत्पादित होगा अपने देश में एक साल में, उनका टोटल जोड़ लो, वही जीडीपी है। एकदम सरल। अब जो हमने कहा हमारे देश में जो बनेगा, तो हमारे देश में जो भी होगा वो सब जोड़ लेना है, वही है जीडीपी। उनका मूल्य जोड़ना है, पैसा कितना हुआ बेचने के बाद। अब यहाँ पर चाहे एप्पल की कंपनी उत्पादन करे एप्पल का, ठीक, चाहे हमारे घर की टाटा उत्पादन करे, चाहे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का लड़का यहाँ काम करे, कोई भी करे काम, यहाँ हमारे देश में सामान बनेगा तो हमारा पैसा है वो जीडीपी में जुड़ेगा। साफ। चलो दूसरा है, एक कंसेप्ट आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का। ये क्या होता है? ये मान लीजिए पूरा विश्व है और ये है भारत, ठीक। अब भारत के जो लोग हैं, जैसे भारत की कंपनी टाटा है, ये अमेरिका में भी हो सकती है, एक ब्रांच हो सकता है ब्रिटेन में हो उसकी, ठीक। एक ये भी संभावना है कि एप्पल की एक ब्रांच अपने यहाँ हो, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का बच्चा हमारे यहाँ काम करता हो, संभावना तो हो सकती है। अब हमें करना क्या है, जब जीएनपी निकालेंगे, यहाँ लिखा हुआ नेशनल, हमारे देश के जो नागरिक हैं, हमारे देश के जो निवासी हैं, इनके द्वारा जो उत्पादन किया गया, उसको जोड़ लो, उसका जोड़। हमने अपने वाले में अभी जो जीडीपी कर रहे थे उसमें क्या था कि हमारे देश के भीतर जो हुआ, देश के भीतर, यहाँ क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशन, मतलब भौगोलिक, भूगोल के हिसाब से तय कर रहे हैं। ये भूगोल है भारत का, मतलब भारत की सीमाएं हैं, तो इसके अंदर जो उत्पादन हुआ वो हमने जोड़ा था। इसमें क्या जोड़ेंगे कि हमारे देश के जो निवासी हैं उनके द्वारा जो उत्पादन किया गया, केवल उसको जोड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो एप्पल की कंपनी है उसने जो उत्पादन किया वो हमारा उत्पादन जीएनपी में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन हमारी टाटा कंपनी जो बाहर थी उसने जो उत्पादन किया है वो हमारे जीएनपी में शामिल होगा। समझ गए? तो समझ गए तो लिखते हैं, जीएनपी क्या होता है? हमारे देश के निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन।
जितना हो वही है जीएनपी। अब आप लोग एक चीज़ में डाउट आए होंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो नहीं बताया सर ने, है ना? तो ठीक है, वो भी समझ लेते हैं, लेकिन उसके समझने से पहले हम बात कर रहे थे उत्पादन की। उत्पादन का कुल मूल्य है, तो इसको हमने दो भागों में बांटा था। एक पढ़ा हमने जीडीपी, एक पढ़ा जीएनपी। दोनों में जोड़ना ही है वस्तुओं और सेवाओं को। ये देश के अंदर की वस्तुएं जोड़ेंगे, यहाँ पर पूरे विश्व में जो हमारे लोग हैं, पूरे विश्व में मतलब हमारे देश में जो हमारे लोग हैं और जो बाहर हमारे लोग हैं उनको जोड़ना है, बस उनके द्वारा जो उत्पादन किया गया। ठीक, अब जीडीपी का ही होता है, ये ग्रास है, तो इसका नेट निकाल देते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालेंगे तो जीडीपी से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, और जब जीएनपी का ग्रास नेशनल प्रोडक्ट का नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, जीएनपी से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है आपने कहीं कंपनी लगाई, कंपनी में अपने मशीन खरीदी, ठीक, लगातार मशीन यूज हो रही है तो मशीन टूट फूट रही है, तो वियर एंड टीयर जो होता है मशीन में जो टूट फूट होती है वही हम यहाँ माइनस करते हैं। तो जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट का अगर नेट निकालना है, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे जीएनपी से। चारों कंसेप्ट हैं दो अलग अलग, इसको अलग अलग पढ़ेंगे इसे, ठीक है, मिक्स नहीं करना है। अब जीडीपी और जीएनपी का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है बस। तो याद करिए जीएनपी का जीडीपी से रिलेशन कैसे निकलेगा। जीडीपी हम अगर देखते हैं तो जीडीपी अगर हम देखते हैं तो इसमें विदेशियों का पैसा भी शामिल है, तो विदेशों द्वारा जो अर्जित की गई आय है उसको हम माइनस कर देंगे, और विदेशों में जो हमारे लोग हैं उन्होंने जो आय अर्जित की उसको जोड़ देंगे। इस तरह से जीएनपी निकल आएगा। ठीक, इस पूरे एपिसोड को कहा जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जीएनपी इक्वल बना जीडीपी माइनस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये हमने जीडीपी का एक मेजर कंसेप्ट कवर कर लिया है, ठीक है, वो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। यहाँ एक लास्ट बचा, इसका बेस ईयर कितना है। हम लोग जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसका बेस ईयर है 2011 और 12। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें आया था ग्रोथ रेट। जीडीपी की ग्रोथ रेट भारत की 6.5% का अनुमान लगाया गया था। ये कैसे निकालते हैं, मान लीजिए 2020 की जीडीपी थी, हम सिंपल टर्म्स में ले रहे हैं 2000 करोड़ की, ठीक है, और 2021 की जीडीपी हो गई 2100 करोड़ की। आपने जीडीपी का साइज बताया ना 2020 में यह था, आपने 2020 की वस्तुओं और सेवाओं का योग जोड़ लिया, वो इतना निकला, 21 में आपने जोड़ा इतना निकला। तो ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे, वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि हुई 100 करोड़ की, 100/2000 गुणे 100, ये हो जाएगी आपकी ग्रोथ रेट। 2 पंचे 10, ग्रोथ रेट कितनी हुई 5% की। सिंपल, जैसे हम लोग निकालते हैं। तो 2000 पर 2000 से जो 2100 हुआ उसमें वृद्धि कितनी हुई, तो ये पिछले साल का वाले को नीचे रखेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, वो ऊपर रहेगा और गुणे 100 कर देंगे, आपका ग्रोथ रेट निकल आएगा। अभी आपसे कोई कहता है कि ग्रोथ रेट 5% है, मान लीजिए कोई कहता है 10% ग्रोथ रेट है, तो इससे आप ये नहीं बता सकते कि जीडीपी कितनी है। वृद्धि से पता लग रहा है कि बढ़ी है बस,
10%। लेकिन अगर कोई कह दे कि पिछले साल 20 करोड़ 200 करोड़ की थी जीडीपी, तब आप कह देंगे अच्छा 200 थी, तब तो 220 हो गई है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ रेट 10% है। 200 का 10% निकालेंगे आप तो 20 रुपये आएगा, 20 इसमें जोड़ देंगे तो 220 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जीडीपी का जो वो था टॉपिक, वो हमने पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ टॉपिक। मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसमें भी 2 टॉपिक दिए गए हैं उसमें, तो हम एक ही जगह कवर करेंगे। मुद्रास्फीति को जो मेजर किया जाता है, नापा जाता है, उसके लिए 2 पैमाने हैं। कौन कौन से? एक तो सीपीआई से नापते हैं और दूसरा डब्ल्यूपीआई से। सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और डब्ल्यूपीआई क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का हिंदी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और होलसेल का हो जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स का हिंदी हो जाएगा क्या बोलते हैं, आप लोग देख लेंगे क्या है होलसेल प्राइस इंडेक्स का हिंदी। ठीक है, तो ये 2 पैमाने होते हैं जिसके आधार पर मापा जाता है। तो सीपीआई का हम देखते हैं, तो सीपीआई मार्च के जो आंकड़े आए हैं वो है 3.34% बताया गया है कि मुद्रास्फीति है। वंस अगेन आपको आंकड़े नहीं याद करने हैं, मार्च के आए हैं आंकड़े, पब्लिश किसने किया है हमें ये पता होना चाहिए। तो सीपीआई के आंकड़े कौन जारी करता है? मोस्पी जारी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसके अंदर एक ऑफिस है एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो जारी करता है। ठीक है, और जो सीपीआई है इसका बेस ईयर क्या होता है? आधार वर्ष, क्योंकि ये पूछा जाता है काफ़ी बेस ईयर का। तो इसका सीपीआई का जो बेस ईयर है वो है 2012। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जो मुद्रास्फीति नापी जाती है वो होती है रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा मुद्रास्फीति बोलते हैं इसको। मतलब लास्ट में जो उपभोक्ता उपभोग करते हैं जैसे हम लोग, तो वहाँ पर जो मापी जाती वो है। मुद्रास्फीति क्या होती है? मापते तो हम सीपीआई से हैं। मुद्रास्फीति वस्तुओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि, वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों में होने वाली जो वृद्धि होती है उसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति या महंगाई। इसके मापने के अलग अलग पैमाने हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। तो डब्ल्यूपीआई जो है इसके आंकड़े कौन जारी करता है? ये जारी करता है वाणिज्य, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, और इसका जो बेस ईयर होता है आधार वर्ष 2012 है। तो जो अभी आंकड़े जारी हुए मार्च के उसमें 3.2.05 बताया गया है। कोई ज़रूरत हमें है नहीं याद करने की, हर महीने आंकड़े जारी होते हैं ये। ठीक है, तो मुद्रास्फीति के 2 तरीके हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। आरबीआई किसका प्रयोग करता है? आरबीआई नीति बनाने के लिए सीपीआई का प्रयोग करता है। सीपीआई कंबाइंड का प्रयोग करता है, क्योंकि जो सीपीआई के आंकड़े आते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, रूरल
और अर्बन, शहरी और ग्रामीण, और कंबाइंड में ये दोनों शामिल होते हैं। तो ये सीपीआई कंबाइंड का प्रयोग किया जाता है आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति के निर्धारण में। एक बात नोट में याद रखेंगे, केंद्रीय कर्मचारी या सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनका डीए का निर्धारण किया जाता है सीपीआई आईडब्ल्यू से, इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है, इससे उनका डीए का बनता है। और इसके आंकड़े जारी करता है लेबर मिनिस्ट्री। और दो और होते हैं सीपीआई जो लेबर मिनिस्ट्री ही जारी करती है, सीपीआई रूरल लेबर और सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर। इनका बेस ईयर 1986-87 है, ठीक है। इसके आंकड़े भी लेबर मिनिस्ट्री जारी करती है। तो मुद्रास्फीति वस्तुओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि को कहते हैं, या जो महंगाई हो जाती है। जैसे कि आपने पिछले साल आपने चाय खरीदी थी, चाय का डब्बा 100 रुपये का था, वही चाय आपने फिर खरीदी तो 120 का हो गया, तो 20 रुपये महंगाई हो गई। यही है मुद्रास्फीति 20% की, ठीक है। सिंपल टर्म्स में समझाया हूँ मैं। तो वस्तुएं जो महंगी हो जाती हैं वो मुद्रास्फीति की वजह से होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में वर्षा होती है इसी मानसून से। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा होगी उसका अनुमान लगाया है आईएमडी ने कि सामान्य से अधिक वर्षा होगी। कितनी वर्षा होगी? सामान्य से अधिक 105% का अनुमान लगाया है। लेकिन वर्षा तो नापते हैं हम लोग सेंटीमीटर में या मीटर में। ये कैसे? तो वर्षा नापने के लिए एक पैमाना है LPA, लॉन्ग पीरियड एवरेज। ये क्या होता है? 50 सालों की वर्षा का औसत होता है। जो कितना है? 87 सेंटीमीटर, ठीक। तो 87 सेंटीमीटर, और ये 50 साल का जो पीरियड लिया है इन्होंने 1971 से लेकर 2020 का पीरियड है। तो 87 सेंटीमीटर औसत हो गया। अब यहाँ पर कैटेगराइजेशन किया गया है परसेंटेज में, ठीक है। ये 87 सेंटीमीटर तो बेस हो गया। अगर वर्षा होती है कितनी? 96% से लेकर 104% के बीच में। इसका 96% निकाल लीजिए, 104 निकाल लीजिए परसेंटेज, इसके बीच वर्षा होगी तब कहा जाएगा वर्षा हो रही है सामान्य। अगर वर्षा होती है 90 से 96 के बीच में, 90 से 96 के बीच में, तो ये वर्षा है सामान्य से कम। और अगर वर्षा 90 से कम होती है तो 90 से कम है, परसेंटेज है 90%, ठीक है, तो ये न्यून वर्षा कहलाती है। वैसे ही अगर वर्षा 105% से 110% के बीच में है तो ये सामान्य से अधिक वर्षा है। अभी कितना बताया है? 105%, तो यहीं पर सामान्य से अधिक वर्षा आ गई। और 110% से ज़्यादा है तो ये अधिक वर्षा वाली श्रेणी में आएगा आईएमडी के अनुसार। ये कैटेगराइजेशन है आईएमडी का। तो वर्षा जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मानसून भारत के लिए
महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इससे कृषि में काम आता है। कृषि में सिंचाई होगी, क्योंकि खरीफ का फसल हमारा इसी पर निर्भर है। और कृषि से उत्पादन होता है, उत्पादन से खाद्य सुरक्षा होती है, जल नदियों में बढ़ता है, जल से हम विद्युत उत्पादन करते हैं। तो ये सब लाभ हैं मानसून से। यहाँ एक चर्चा हम कर दे रहे हैं आपको। भारत में जो वर्षा होती है, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून से, और तीसरा पश्चिमी विक्षोभ से। ये ठंडी में होती है। पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी यूपी। तो रात में होती है, दिन में होती है, विशेष रूप से ठंडी में होती है। आप फोकस रखेंगे। ये जून से सितंबर वाला जो महीना होता है, और ये नवंबर और दिसंबर में होती है। ये वाली जो वर्षा होती है तमिलनाडु वाले तट पर होती है, लौटते हुए मानसून से। ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो ऊपर लिखा ही हमने। और अधिकांश वर्षा होती है इसी से, 70-80% वर्षा हम लोग इसी से प्राप्त करते हैं। इसको दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये इस दिशा से आता है मानसून। हवाएं यहाँ से ऐसे चलती हैं, तो इनकी दिशा कैसी है? दक्षिण पश्चिम है। लास्ट टॉपिक है एमएसएमई का। इनका जो परिभाषा है एमएसएमई की, वो बदल दी गई है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इनकी निवेश सीमा और कारोबार सीमा में संशोधन किया गया है, जो एप्लीकेबल हो गया है। तो माइक्रो, इसका मतलब होता है सूक्ष्म। इसकी निवेश सीमा 2.5 करोड़ तक है, और टर्नओवर 4 गुना करेंगे तो 10 करोड़ तक। तो जो उद्योग जिनके प्लांट और मशीनरी में निवेश 2.5 करोड़ तक है, वो माइक्रो में आएंगे। जो 25 करोड़ तक है, वो स्मॉल में आएंगे। स्मॉल को हो गया लघु, माइक्रो को होगा सूक्ष्म, मीडियम को होगा मध्यम। अब 25 को 4 से गुणा कर लीजिए, तो 100 करोड़ तक कारोबार होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए। कारोबार का मतलब टर्नओवर। और मीडियम के लिए 125 करोड़ का निवेश और 500 करोड़ का टर्नओवर। ये परिभाषाएं तय हुई हैं, एक एक्ट है 2006 का, उसी में बदलाव करके। इस तरह से हम लोग अंत में आ गए हैं अर्थव्यवस्था के। तो इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।